हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सरोज गुप्ता राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आज आपको थर्ड ईयर के पेपर पश्चिमी संसार के बारे में बतलाऊँगी। इसमें मैंने अपने विगत वीडियोज़ में फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया था 3-4 दिन पहले। आज फ्रांस की क्रांति के उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व फ्रांस का इतिहास क्या था, लुई 16वें के काल में क्या हुआ, रानी अंतवानेट के काल में क्या हुआ और तुर्गों ने कौन कौन से सुधार किए थे, नेकर का कार्यकाल किस लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मैंने आपको कैलोन के कार्यों के बारे में भी बतलाया था कि किस प्रकार फ्रांस में एस्टेट जनरल की मांग खड़ी हुई और एस्टेट जनरल का अधिवेशन राजा को बुलाना पड़ा था। इसके पश्चात मैंने आपको क्रांति के राजनीतिक कारण कि किस प्रकार से लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां स्वेच्छाचारी शासन थे, जिससे कि फ्रांस में क्रांति की एक भूमिका तैयार हो गई थी। फ्रांस की आंतरिक शासन व्यवस्था भी सुसंगठित नहीं थी। फ्रांस के लोगों को किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इस बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। सामाजिक कारणों में मैंने आपको बताया था कि समाज मुख्यतः 3 वर्गों अथवा श्रेणियों में विभाजित था। पादरी वर्ग था या धर्माधिकारी वर्ग था, कुलीन वर्ग था जो कि द्वितीय श्रेणी या सेकंड एस्टेट में आते थे, और तीसरा वर्ग सबसे महत्वपूर्ण था और उसकी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा थी, और वो वर्ग था मध्यम वर्ग, शिल्पकार और कृषक वर्ग। इसको थर्ड एस्टेट भी कहा जाता था। तो इस थर्ड एस्टेट के या तीसरे वर्ग के शोषण के कारण ही एक तरीके से फ्रांस की क्रांति हुई, क्योंकि कुलीन वर्ग और धर्माधिकारी वर्ग दोनों ही इस तीसरे वर्ग का शोषण करते थे। इसके पश्चात मैंने आपसे आर्थिक कारणों के बारे में डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आर्थिक कारण फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के लिए उत्तरदायी थे। आज हम आपको फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की क्या भूमिका रही है इस बारे में बतलाएंगे। सबसे पहले हम बतलाएंगे कि फ्रांस में जो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी या क्रांति हुई थी, इसका स्वरूप क्या था। आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी देश में राजनीतिक क्रांति होने के पहले एक बौद्धिक क्रांति होती है। इसके पहले की 18वीं शताब्दी में फ्रांस की बौद्धिक क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा देने वाले तत्व के रूप में हम बतलाएंगे। हमें उसके पहले बौद्धिक क्रांति का फ्रांस में क्या स्वरूप था, इस बारे में चर्चा करनी है। मैं आपको इसके बारे में बतलाऊंगी। एक इतिहासकार हुए हैं अर्नेस्ट जॉन नेप्टन। तो अर्नेस्ट जॉन नेप्टन ने लिखा है कि व्यापक दृष्टि से बौद्धिक क्रांति या बौद्धिक क्रांति उस परिवर्तन की ओर संकेत करती है जिसमें मनुष्य अपने प्राचीन विचारों, जिनमें वह ये मानता था कि इस रहस्यमय संसार का संचालन परमात्मा की इच्छा से होता है, उसके स्थान पर मनुष्य अब सोचने लगा था कि जीवन की पेचीदा व्यवस्था एक नियमित क्रम से संचालित होती है। वास्तव में देखा जाए तो बौद्धिक क्रांति के चिंतन का मुख्य केंद्र मनुष्य था। मानव कल्याण को इसका परम लक्ष्य माना गया था। यह माना गया था कि राज्य, चर्च और अन्य संस्थाओं को केवल मनुष्य के कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। मानव कल्याण के लिए किसी मानवेतर सत्ता के सहारे न बैठकर मानव को ही संपूर्ण कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मानना चाहिए। अतः 18वीं शताब्दी के बौद्धिक आंदोलन में मध्य युग की परंपराओं का तिरस्कार फ्रांस में किया गया। इस काल के प्रवर्तक अपनी पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रगति से प्रभावित थे, अतः उन्होंने विविध विषयों की सत्यता एवं उपयोगिता पर समालोचनात्मक दृष्टि डाली। उन्होंने शासन व्यवस्था के दोषों, चर्च में प्रचलित व्यवस्थाओं की कमियां, सामाजिक असमानता, जर्जर आर्थिक व्यवस्था तथा उत्पीड़न की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया था।
इसका परिणाम यह रहा कि लोगों के हृदय में नए मूल्यों की स्थापना हुई तथा उज्जवल भविष्य की भावना अंकुरित हुई। फ्रांस की क्रांति में कुछ दार्शनिक हुए हैं, तो अब हम आपको बतलाएंगे कि फ्रांस की क्रांति के मुख्य दार्शनिक कौन थे और उनकी विचारधारा क्या थी, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति हुई या जिसने क्रांति को एक गति प्रदान की। 18वीं शताब्दी के इस प्रबोध आंदोलन में, जिसे हम बौद्धिक क्रांति भी कहते हैं, फ्रांस में बहुत स्पष्ट और एक सशक्त भूमिका निर्वाह की थी। इस काल में अधिकांश प्रवर्तक या तो फ्रांसीसी थे या फ्रांसीसी विचारों से प्रभावित थे। अतः इन फ्रांसीसी दार्शनिकों का प्रभाव उस देश की जनता पर पड़ना स्वाभाविक था। उनकी लेखनी ने फ्रांसीसी शासन व्यवस्था, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं आदि पर अपने विचार प्रकट कर जनता में चेतना उत्पन्न कर दी थी। इन दार्शनिकों में हम पेरे बेली, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, डिडरो, क्वेसने आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पेरे बेली। पेरे बेली का जन्म 1647 में एक सुधारवादी पादरी के घर पर हुआ था। युवावस्था में वे जेनेवा में दर्शन शास्त्र का प्रवक्ता नियुक्त हुआ था। उसके बाद में पेरे बेली ने लेखन कार्य किया। उसने पुरोहित वर्ग का विरोध किया। दिसंबर 1680 में एक पुच्छल तारा के दिखाई देने पर उसने इस संबंध में एक वैज्ञानिक लेख लिखा था और बताया था कि पुच्छल तारा भी एक अन्य तारे के समान है, अतः इसे अशुभ नहीं मानना चाहिए। उस काल में ये एक धर्म विरोधी बात थी और इस तरीके से कहना एक असाधारण बात थी। उसकी महत्वपूर्ण कृति काल्विनवादी धर्म की व्याख्या से संबंधित थी, परंतु पेरे बेली ने एक निष्पक्ष दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया था। वो सत्य को महत्ता देता था, सत्य का पक्षपाती था। वह मानता था कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने विरोधियों की विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रतिक्रिया होती है जिसका कोई अंत नहीं है। इस संदर्भ में वह आधुनिक प्रतीत होता है। उसकी पुस्तक को अशांति पैदा करने वाली पुस्तक माना गया और उस पुस्तक को पेरिस में खुलेआम जलाया गया। फ्रांस में इसे बेचने पर मृत्युदंड का प्रावधान तक कर दिया गया। उसने 1688 में एक अन्य पुस्तक लिखी जिसका नाम था व्हाट होली कैथोलिक फ्रांस अंडर द रिजीम ऑफ लुई 14 इज। इसमें उसने लुई द्वारा नान्त की घोषणा की आलोचना की। बेली के अनुसार धर्म के विषय में व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि धर्म के बारे में राज्य या समाज या कोई भी संस्था किसी के धर्म के बारे में निर्णय नहीं ले सकती है, बल्कि निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है? निर्णय लेने का अधिकार व्यक्ति के पास, स्वयं के पास है। 1697 में बेली की एक अन्य पुस्तक हिस्टोरिकल एंड क्रिटिकल डिक्शनरी प्रकाशित हुई। इस कोश में उसने वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, धर्मशास्त्रियों और दार्शनिकों के जीवन और उनकी कृतियों और उनके विचारों का सूक्ष्म विवेचन किया था। बेली की महत्ता इस बात से स्पष्ट होती है कि मॉन्टेक्यू और डिडरो जैसे महान लेखकों ने उसकी शैली का अनुकरण किया था। तो बेली के विचारों का फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। नेक्स्ट जो हम इतिहास दार्शनिक हैं जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू का समय है 1689 से 1755 तक। मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का प्रसिद्ध विचारक, तत्ववेता और साथ में एक इतिहासकार भी था। उसकी प्रारंभिक रचनाओं के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वे प्रकृति विज्ञान से संबंधित थी। इनमें उसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि मनुष्य का अध्ययन उसके प्राकृतिक परिवेश के अध्ययन के बिना
अपूर्ण है। उसकी प्रथम प्रसिद्ध रचना पर्शियन लेटर्स 1721 में प्रकाशित हुई थी। यह व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई थी और एक मनोरंजक कृति थी। इस पुस्तक में हम पाते हैं कि इसमें 2 काल्पनिक ईरानी यात्री फ्रांस की यात्रा करते हुए वहाँ के समाज के विभिन्न पक्षों यथा धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं, निरंकुश शासन आदि पर अपने व्यंग पत्रों के माध्यम से व्यंग करते हैं। इसमें एक यात्री कहता है कि अजीब है इस देश की व्यवस्था, जहाँ मंत्री या राजा का मंत्री 18 वर्ष का और उसकी रखेल 80 वर्ष की है। राजा के दरबारी सफल सेनाध्यक्ष नहीं है, उसके दरबारी वे हैं जो उसे कपड़े पहनाते हैं या उसकी नाक साफ करने के लिए रुमाल पेश करते हैं। एक अन्य यात्री कहता है कि पोप का आदर इसलिए है कि आदर करना लोगों की आदत बन गई है। इस प्रकार व्यंग द्वारा समाज सुधार की भावना इन पत्रों में अंतर्निहित है। एक ही वर्ष में इस पुस्तक के हम देखते हैं कि 4 संस्करण बिक गए, परंतु उसकी सर्वाधिक विख्यात रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज है, जिसका प्रकाशन 1748 में हुआ। इसका विषय काफ़ी व्यापक था। इसमें उसने सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक शक्तियों से संबंध दर्शाने का प्रयत्न किया और शासन की विभिन्न प्रणालियों पर विचार विमर्श किया। इसमें उसने दासता, धार्मिक अत्याचार तथा निरंकुशवाद पर बौद्धिक आक्रमण करते हुए फ्रांस की तत्कालीन सरकार को निरंकुश बताया। उसने राजा के दैवी अधिकारों की भर्त्सना की। मॉन्टेस्क्यू संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था। मॉन्टेस्क्यू की मान्यता थी कि निरंकुश राजतंत्र को नियंत्रित करने के लिए शासन के 3 अंग, व्यवस्थापिका जिसका मुख्य कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका जिसका मुख्य कार्य कानून को लागू करना है, और न्यायपालिका जिसका मुख्य कार्य कानून की परिभाषा करना है, के क्षेत्रों को पृथक पृथक करना आवश्यक है ताकि एक दूसरे पर नियंत्रण रख सकें। अर्थात उसने शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर की नीति के बारे में बताया कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए ताकि वे एक दूसरे पर नियंत्रण रख सकें। उसने विधि सम्मत शासन प्रणाली को 2 अनिवार्य शर्तें बताई। प्रथम, शक्ति का विभाजन, और दूसरा उसने बताया नियंत्रण और संतुलन। मॉन्टेस्क्यू की मान्यता थी कि शक्ति के विभाजन से कई बुराइयां समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शक्ति या अधिकार के केंद्रीकरण से कई विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। मॉन्टेस्क्यू मानता था कि अधिकारों का विभाजन राज्य वर्ग या मोनार्क के अतिरिक्त कुलीन और पादरी वर्ग में जाने से शक्ति पृथक्करण, नियंत्रण या संतुलन की प्रतिस्थापना होती है। इस प्रकार मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक में शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत या सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उसकी बातें कितनी मूल्यवान हैं, इस बात का प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में शक्ति पृथक्करण या सेपरेशन ऑफ पावर को स्वीकार किया गया है और फ्रांस के क्रांति काल में उसके सिद्धांतों को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया था। आज भी विश्व के विभिन्न देशों के संविधान में उसके विचारों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।